देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, समझे, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, देखिए क्या है कि हम लोग अंदर में हम लोग जा नहीं सकते, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है कैसे वो हम लोग को नहीं पता चल सकता है कि ऊपर से हम लोग एक सर्टन डेप्थ के नीचे जा करके कुछ देख नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का ये लिमिटेशन है, उससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते। तो तीन तरह का वेव होता है, उसी के आधार पर हम लोग को पता चलता है कि पृथ्वी का अंदर में कैसा क्या की संरचना कैसी है। तो तीन तरह का वेव होता है, पी वेव, एस वेव और एल वेव, समझे। तो पी वेव मतलब इसको प्राइमरी वेव कहते हैं हम लोग, प्राइमरी वेव। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं प्राथमिक तरंग। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ये क्या चीज है? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एस वेव, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी वेव, ठीक है। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं द्वितीयक तरंग। ये ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। और एल वेव जो है ये सरफेस वेव है, इसी को हमारा सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है, बात समझे। एल वेव जो है ये लॉन्ग वेव हुआ, ये कौन वेव हुआ? लॉन्ग वेव, जिसको हमारा सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। अब देखिए, तो ये सरफेस वेव हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं जानना, यही हमारा सिस्मोग्राफ इसी को रिकॉर्ड करेगा। जब भूकंप होता है ना, तो इसको रिकॉर्ड करता है, इसको एल वेव को हमारा सिस्मोग्राफ। अब इस वेव की विशेषता क्या है? ये दोनों वेव 2900 किलोमीटर तक बहुत तेजी से चलता है, बात समझे। उसके बाद क्या होता है ना, ये वाला वेव प्राइमरी वेव जो है इसका वेलोसिटी घट जाता है, प्राइमरी वेव का वेलोसिटी घट जाता है और फिर इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो प्राइमरी वेव की विशेषता है कि इसका लिक्विड में ये स्लो हो जाता है, तरल में इसका वेलोसिटी स्लो हो जाता है, किसका? और ये जो है लिक्विड में चलता ही नहीं है, बात समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के, समझ लीजिए कि 2900 किलोमीटर तक ये दोनों जाता है काफी तेजी से, ठीक है। उसके बाद ये कोर है, ठीक है। तो ये पी वेव जो है यहां पर इसका स्पीड घट जाता है, किसका? पी वेव का। और एस वेव जो है वो इधर से डिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा, एस वेव। और पी वेव जो है इसके बाद पी वेव का स्पीड फिर तेज बढ़ जाता है। इसका मतलब ये अनुमान हम लोग लगाते हैं कि अर्थ का कोर जो है उसका इंटीरियर कोर ये वाला, ये लिक्विड का बना हुआ है, क्योंकि पी वेव जो है लिक्विड में स्लो हो जाता है और ये वाला सॉलिड है, क्योंकि फिर ये तेजी से आगे बढ़ने लगता है, कौन? पी वेव। और एस वेव तो लिक्विड में ट्रेवल करता ही नहीं है, इसलिए एस वेव इधर उधर हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ट्रांसमिट होता है अलग ढंग से। तो इसी के आधार पर हम लोग जानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या कैसा स्ट्रक्चर है। तो आप ये समझ लीजिए कि अर्थ का जो ऊपरी परत है, इसको मिटा देंगे सब, इसको समझे जी क्या क्या बताए। आपको बताए कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव के कारण हम लोग ये जान सकते हैं या जान पाते हैं कि अर्थ के अंदर किस तरह का कंडीशन है, कहाँ सॉलिड कहाँ लिक्विड। तो बताए कि ये तीन तरह का वेव है, प्राइमरी वेव जिसको हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, सेकेंडरी वेव जिसको हिंदी में कहते हैं हिंदी में ये क्या द्वितीयक तरंग, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का हम हिंदी लिखे हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ये ट्रांसवर्स वेव है, तो इसको हिंदी में लिखे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग। और ये सरफेस वेव है, इसको लॉन्ग वेव कहते हैं।
तो यही चीज हमारा सिस्मोग्राफ, जिससे हम लोग भूकंप नापते हैं, वो रिकॉर्ड करता है, ये एल वेव। इन दोनों की विशेषता क्या है कि ये दोनों तेजी से चलता है सरफेस से लेकर 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद एस वेव जो है वो डिफ्लेक्ट होकर हो जाता है और वो और आगे नहीं बढ़ पाता है। और पी वेव जो है 2900 किलोमीटर के बाद वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वह लिक्विड में स्लो हो जाता है और ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकता है। कौन? एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकता है। और पी वेव के साथ देखा गया कि यहां के बाद उसका स्पीड फिर तेज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोर जो है सॉलिड है। बात समझ में आई? कोर सॉलिड है, लेकिन आउटर कोर जो है, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड का बना हुआ, इसलिए एस वेव इसको पार नहीं कर पाया और पी वेव स्लोली पार किया। इतना दूर तक क्लियर हो गया? अब तो हम लोग ये जानेंगे कि अर्थ को हम लोग डेंसिटी के हिसाब से 3 लेयर में बांटते हैं। जो अपर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपरी आवरण है, जहां हम लोग बैठे हैं अभी, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? अब देखिए क्रस्ट की विशेषता क्या है कि ये कितना गहराई तक है, पहले ये जानना है। तो ये कंटिनेंट के नीचे, मतलब महाद्वीप के नीचे इसकी गहराई है 35 किलोमीटर से 60 किलोमीटर। मतलब इसका ये हुआ कि कहीं पर हम लोग खोदेंगे तो वहां पर क्रस्ट होगा 35 किलोमीटर, कहीं 40, कहीं 45, अधिकतम कितना दूर तक होगा? 60 किलोमीटर। और महासागर के जो बॉटम के नीचे, मतलब महासागर ओशन के नीचे, ये 10 से 15 किलोमीटर तक ये है। कौन? क्रस्ट। बात समझे? तो क्रस्ट हुआ एकदम ऊपरी परत। अब क्या है ना कि ये बना हुआ क्रस्ट क्या चीज का है? तो ये बेसिकली बना हुआ है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना हुआ, इसलिए हम लोग क्रस्ट को सियाल लेयर भी कहते हैं। ठीक है? तो हम लोग को परीक्षा में आता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व सबसे ज्यादा क्रस्ट में पाया जाता है, कौन सा मेटल, कौन सा नॉन मेटल, वगैरह वगैरह। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आपको हम बताते हैं कुछ कुछ। यहाँ लिख लीजिए कि क्रस्ट में क्या क्या चीज पाया जाता है सबसे ज्यादा। क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। कितना? 46%। उसके बाद सिलिकॉन है 28%। ठीक है? उसके बाद एल्युमिनियम है, उसका आयरन है। आप इसका परसेंटेज याद रखना जरूरी नहीं कि एल्युमिनियम कितना है, आयरन कितना है। इन दोनों का परसेंटेज याद रखना चाहिए और इसी ऑर्डर में परसेंटेज। इस ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा हो गया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम और उसका आयरन। बात समझे? तो जितना भी आप बालू मिट्टी देख रहे हैं वो क्या चीज है? वो ये है SiO2। तो इसलिए आप देख रहे हैं जी कि O2 है 46% और सिलिकॉन 28%। ठीक है? अब क्या है ना कि हम लोग को ये कैसे पता चला कि यहीं तक हुआ क्रस्ट, उसके बाद वाला चीज कुछ और है? तो डेंसिटी है जी। क्रस्ट का मीन डेंसिटी होता है मोटे तौर पर 2.70 ग्राम पर सीसी। क्रस्ट का औसत घनत्व है 2.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है? 2.70 ग्राम, ये क्या चीज है? क्रस्ट का मीन डेंसिटी है इतना, औसत घनत्व 2.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो जहां तक इतना डेंसिटी है वो हो गया क्रस्ट। अब क्या है ना, क्रस्ट से जैसे से हम लोग नीचे जाएंगे अचानक से डेंसिटी बढ़ने लगता है, मतलब घनत्व बढ़ने लगता है, मतलब बहुत तेजी से। जैसे ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए ना, तो वैसे नहीं होता है, अचानक से बहुत तेजी से डेंसिटी चेंज होने लगता है। तो वह ट्रांजिशनल जोन, वह संक्रमण क्षेत्र जो क्रस्ट और मेंटल के बीच का क्षेत्र, जहां पर बहुत तेजी से घनत्व बढ़ने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं मोहोरीभिसिक
डिसकंटिन्यूटी। क्या जी कहते हैं? इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं मोहरिविसिक अनिरंतरता। मोहरिविसिक अनिरंतरता। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग मोहो भी कहते हैं। ये क्या चीज बताए? द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल वेयर डेंसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली इज नोन एज मोहोरिविसिक डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में एक बार बोलते रहे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच का वह संक्रमण क्षेत्र जहां घनत्व बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, उस संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? मोहोरिविसिक और निरंतरता कहते हैं। क्लियर हुआ जी? लिखे जाए? नहीं लिखे? जा नहीं लिख पाए? द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल वेयर density starts increasing rapidly is known as मोहोरिविसिक डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में क्रस्ट और मेंटल के बीच का वह संक्रमण क्षेत्र जहां घनत्व तेजी से बढ़ने लगता है, उसे मोहोरिविसिक और निरंतरता कहते हैं। हुआ जी सबका? नहीं हो पाया? बग्गा हुआ? हो गया। अब सुनिए, क्या है ना कि इसके बाद का जो क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल। तो मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक गहराई तक हम लोग उसको मानते हैं मेंटल। ठीक है, कितना किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर तक गहराई तक क्या है? यह है मेंटल। ठीक है, इसका जो एवरेज डेंसिटी है या मीन डेंसिटी 4.69 ग्राम पर सीसी है। 4.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना हुआ है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सीमा आवरण। क्या जी कहते हैं? सीमा आवरण। ठीक है, हुआ जी सबका? इसका एवरेज डेंसिटी हो गया 4.69 ग्राम पर सीसी। ये बेसिकली बना हुआ है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, इसलिए इसको कहते हैं सीमा आवरण। अब जैसे हम लोग मेंटल से कोर की ओर जाएंगे तो अचानक घनत्व बढ़ने लगा फिर तेजी से, तो उस ट्रांजिशनल जोन को हम लोग कहते हैं, ये देखिए जिसको लिख लीजिए, विनचर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में इसको लिख लेंगे, ये सब आदमी का नाम है। विनचर्ट गुटेनबर्ग अनिरंतरता। क्या चीज है? विनचर्ट गुटेनबर्ग अनिरंतरता। क्या चीज भाई? द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन मेंटल एंड कोर वेयर डेंसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली इज नोन एज विनचर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच का वह संक्रमण क्षेत्र जहां पर घनत्व अचानक तेजी से बढ़ने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या जी कहते हैं? उसको हम लोग विनचर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि अभी हम आपको बताए कि कोर बेसिकली बना हुआ है निकेल और आयरन का, निकेल और
कोर कोर क्या चीज का बना हुआ है? निकेल और आयरन या लोहा का बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नीफे आवरण। इसको क्या कहते हैं? नीफे लेयर। एफ ही जो है ये सिंबल है आयरन का, तो इसलिए हम लोग निकेल है सिंबल, Ni है सिंबल निकेल का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नीफे आवरण। अभी मैं आपको बताया कि पी वेव जो है वह स्लो हो जाता है आउटर कोर में, और इनर कोर में वो फिर तेज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर कोर जो है वो पूरी तरह से सॉलिड है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्रस्ट कोर मेंटल के बारे में जाने। अभी खाली आपको एक चीज और बता दें कि अर्थ में कौन कौन सा एलिमेंट किस रेशियो में या किस परसेंटेज में है। देखिए जी, पहला लिख लीजिए, अर्थ में क्या क्या सबसे ज्यादा है। अर्थ में सबसे ज्यादा है आयरन, कितना? 35%। ऑक्सीजन 30%। इसके बाद फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम वगैरह है। इसका परसेंटेज आप नहीं भी याद रखें कोई दिक्कत है नहीं है, आप इतना कम से कम याद रखिए सबसे ज्यादा क्या चीज है? आयरन है, ठीक है। आयरन 35%, ऑक्सीजन 30% और फिर सिलिकॉन मैग्नीशियम इस तरह से। तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा अर्थ में एज ए होल, पूरे इंटायर अर्थ में सबसे ज्यादा क्या? आयरन। क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या? ऑक्सीजन। बात समझे? पूरे इंटायर अर्थ में सबसे ज्यादा आयरन, और केवल क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसका सिलिकॉन। उसी तरह पूरे इंटायर अर्थ में सबसे ज्यादा आयरन फिर ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या है ना कि पूरे अर्थ में आयतन के हिसाब से, मतलब बाय वॉल्यूम, क्रस्ट का परसेंटेज है मात्र 0.5%। बात समझे? पूरे अर्थ में क्रस्ट का परसेंटेज कितना? क्रस्ट का प्रतिशत है 0.5%, और मेंटल का परसेंटेज बहुत ज्यादा है बाय वॉल्यूम। ये मोटे तौर पर 83% के आसपास है, ठीक है। और रेस्ट जो है, मतलब वो कोर जो हुआ वो 16.5% के आसपास हुआ। यही रेशियो है बाय वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से। पूरे अर्थ में, पूरे पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल और कोर का प्रतिशत लगभग यही है जी। आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा तरबूज आप ले लें, खूब बड़ा, तो उसका जो छिलका हुआ तो वो क्या हो गया? वो हो गया क्रस्ट। क्रस्ट बहुत पतला है एज कंपेयर टू, अब 2900 किलोमीटर है मेंटल, और कोर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोर ज्यादा है मेंटल से, लेकिन फिर भी वॉल्यूम इसका कम है, क्योंकि प्रेशर के कारण उसका वॉल्यूम बहुत घट गया है। वो जो ओवरलाइंग रॉक का जो प्रेशर है ना, सुपर इनकम्बेंट रॉक का जो प्रेशर है इंटरनल रॉक पर, उस कारण से उसका रीजन ज्यादा है लेकिन उसका वॉल्यूम कम है। बात समझे जी? तो ये हम आपको बताएं कि अर्थ में क्या क्रस्ट, मेंटल, कोर वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रॉक। क्या पढ़ेंगे? रॉक पढ़ेंगे। देखिए जी, रॉक पहले क्या है आप लोग बताएंगे कुछ? सुनिए, रॉक क्या है? एग्रीगेट ऑफ मिनरल इज रॉक। ढेर सारा खनिज का मिश्रण को हम लोग कहते हैं रॉक। कोई भी आप जो पत्थर लेंगे, चट्टान लेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ मिनरल ही ना होगा, ज्यादा होगा, ऐसा ही ये ना होगा जी। और फिर उसमें और कई तरह का मिनरल होता है। तो रॉक तीन तरह का होता है, मतलब चट्टान तीन तरह का होता है। देखिए जी, इग्नियस रॉक, हिंदी में इसको कहते हैं आग्नेय चट्टान।
समझे। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। ठीक है। और तीसरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कायांतरित। कायांतरित या रूपांतरित। अब देखिए ये सब बनता कैसे है। हम लोग अर्थ के नीचे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा जी। प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। समझिए, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे प्रत्येक 32 मीटर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ने की दर यूनिफॉर्म नहीं है, बात समझे। पहले 100 किलोमीटर में टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ पाता है। सॉरी, पहले 100 किलोमीटर में पर किलोमीटर 12 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, समझे। अगला 300 किलोमीटर तक टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर बढ़ता है। और 300 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर से आगे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर बढ़ता है। समझ में आया जी क्या क्या बोली? कि फर्स्ट 100 किलोमीटर जो हम लोग नीचे जाएंगे, पहले तो आप जनरल याद रखेंगे कि 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम आपको फिर उसके साथ बताए कि लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की यह गति समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर कैसा है? तो पहले 100 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। फिर अगला 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर बढ़ता है। उसके बाद पर किलोमीटर बढ़ता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक। तो ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 100 किलोमीटर से नीचे तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा होगा। ठीक है जी। कितना होगा? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा होगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो उतने टेम्परेचर पर लगभग सब चीज पिघला हुआ रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन पिघला हुआ रहने के बावजूद, समझे, वो फ्लूइड स्टेट में नहीं है, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं है। समझिएगा फिर से। हम आपको बताया कि हम लोग अंदर जाएंगे तो 100 किलोमीटर के नीचे संभवतः तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा होगा, संभवतः। हम लोग देखे नहीं है जाके वहां। ठीक है। तो इसलिए हम बता रहे हैं संभवतः, और प्लस अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग लिखते हैं, कोई कहता है इतना, कोई कहता है इतना। तो हम लोग मोटे तौर पर मान के चलते हैं कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। कहाँ? 100 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर। ठीक है जी। तो वहां पर सब चीज पिघल जाएगा। आप बचपन में पढ़े होंगे आयरन का, फल और बहुत सारे एलिमेंट का कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है वगैरह वगैरह। तो ज्यादातर जो एलिमेंट आप देख रहे हैं धरती पर, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादातर का 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। तो वहां सब चीज पिघला हुआ है। तो पिघला हुआ है तो उसको पानी की तरह, तरल की तरह बहाना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर जो 100 किलोमीटर अर्थ का भार है, दैट इज प्रेशर, उस कारण से वो ना तो पूरी तरह से सॉलिड है और ना पूरी तरह से लिक्विड है। उसको हम लोग कह सकते हैं सेमी सॉलिड स्टेट, अर्ध ठोस अवस्था। बस समझे जी।
अब वो अर्ध ठोस अवस्था में अब किसी कारण से प्रेशर रिलीज हुआ, फ्रैक्चर, फॉल्ट, फ्रैक्चर फ्रैक्चर समझ रहे हैं, मतलब फ्रैक्चर क्या हुआ, जैसे कि आपका फ्रैक्चर होता है ना हाथ पैर, तो क्या होता है, क्रैक कर जाता है, तो उसी तरह अर्थ में फ्रैक्चर हुआ, समझे, या फॉल्टिंग हुआ, कुछ भी हुआ, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो अब वो प्रेशर रिलीज हुआ, तो प्रेशर रिलीज हुआ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट गया, बात समझे। तो नीचे में जो हम आपको बताए तरल नहीं, अर्ध ठोस अवस्था में जो सारी चीजें हैं उसको हम लोग कहते हैं मैग्मा, उसको क्या कहते हैं। अब जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा तो वो अर्थ के सरफेस के की तरफ आएगा फ्लूइड के रूप में, बात समझे, तो उसको हम लोग कहेंगे लावा, क्या कहेंगे, समझे। आप थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, देखिए ये हुआ सॉलिड जी, ये हुआ लिक्विड, ये हुआ गैस। बचपन से आपको पढ़ाया गया कि पदार्थ की तीन अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मतलब दो कण के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे के एकदम करीब है, मतलब इससे है कंपैक्ट। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण मॉलिक्यूल दूर दूर है, और गैस में और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसके लिए मॉलिक्यूल और दूर है। इसको हम लोग कंप्रेस करें अगर, मतलब दबा दें और यहां ले आए तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लिक्विड, और इसको और दबा देंगे तो हो जाएगा सॉलिड, बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह से अर्थ के नीचे 100 किलोमीटर से नीचे सारा चीज मोल्टन स्टेट में है, लेकिन उसका जो अर्थ का ओवरलाइंग रॉक 100 किलोमीटर जो सुपर इनकम्बेंट रॉक है ऊपर में, उसका जो प्रेशर, मतलब उसका भार, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसका भार जो है उस कारण से उसको क्या क्या इस तरह से लिक्विड होने के बाद भी उसको दिया, यहां तक ले आया, तो क्या हो गया, वो हो गया लगभग सॉलिड, सेमी सॉलिड, तो उसको हम लोग कहेंगे मैग्मा। अब मैग्मा प्रेशर रिलीज हुआ, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, अब वो तरल के रूप में ऊपर आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे लावा, और वो जो ऊपर आएगा उस क्रम में वो ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा, तो जिस प्रकार के चट्टान का निर्माण होगा उसको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक, बात समझ में आई, बात समझे। अब क्या हुआ ना कि ऐसा भी हो सकता है कि चट्टान मतलब ऊपर सरफेस तक नहीं आ पाया, अंदर में कहीं स्पेस मिल गया और वहां लावा इधर उधर अंदर में घुस गया, तो उस कारण से ढेर सारा चीज बनेगा, अंदर में भी बनेगा। अंतर ये होगा कि जब ऊपर आके सरफेस, अर्थ के सरफेस पर जमेगा या ठंडा होगा तो वो तेजी से ठंडा होगा, समझ रहे मेरी बात, कि जो मैग्मा लावा के रूप में ऊपर आ रहा है तो जो सरफेस पर आ गया, अर्थ के सरफेस पर मतलब पृथ्वी की सतह पर आ गया तो तेजी से ठंडा होगा, तो तेजी से ठंडा होगा तो हीट रिलीज करेगा, उसको मिल रहा है, हाँ, तेजी से ठंडा होगा तो उसका क्रिस्टल का साइज, रवा का आकार छोटा छोटा होगा, और जो अर्थ के सरफेस के नीचे कहीं इधर उधर स्पेस मिला उसमें जमा हो गया और धीरे धीरे ठंडा होगा, वो बात समझे, कंडक्शन या रेडिएशन से धीरे धीरे ठंडा होगा ना, तो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसका क्रिस्टल का साइज, रवा का आकार बड़ा बड़ा होगा, बस में। तो दोनों तरह का चीज ऊपर में आने के बाद भी, अंदर में होने के, जमा होने के बाद भी, दोनों चट्टान को हम लोग कहेंगे आग्नेय चट्टान, बात समझे। इसको आप लोग लिख लीजिए, लिखिए, देखिए कि ये तो बताया ना प्रत्येक 32 मीटर पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लिखिए इट इज बिलीव दैट ऐसा माना जाता है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर, ऐसा माना जाता है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर सभी पदार्थ
पिघले हुए रूप में है। इट इज बिलीव दैट ऑल द मैटर्स बिलो 100 किलोमीटर डेप्थ इज इन मोल्टन स्टेट, पिघले हुए रूप में है, ठीक है। इसके बावजूद ये तरल अवस्था में नहीं है। इवन देन दे आर नॉट इन फ्लूइड स्टेट, इसके बावजूद ये तरल अवस्था में नहीं है। देखिए ये अर्ध ठोस अवस्था में है। दे आर इन सेमी सॉलिड स्टेट, ये अर्ध ठोस अवस्था में है, ठीक है। देखिए ड्यू टू सम रीजन व्हेन प्रेशर इज रिलीज, ड्यू टू सम रीजन व्हेन प्रेशर इज रिलीज्ड, किसी कारणवश जब दबाव हटता है तो ये तरल के रूप में पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं। देन मैग्मा ascends upward in the form of liquid as lava। लिखे क्या लिखे, ये ऊपर की ओर तरल के रूप में आते हैं जिसे लावा कहते हैं। लिख पाए जी, लिख पाए कि ऊपर की ओर तरल के रूप में आते हैं जिसे लावा कहते हैं, ठीक है। देखिए कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ, कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लावा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। देखिए इन लावा के ठंडा होकर जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। इसको भी हटाना पड़ेगा थोड़ा पीछे जी। आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए जी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, हिंदी में आप लिखेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, हिंदी में आप लिखेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। नहीं अब ये क्या हुआ, तो जो सरफेस के ऊपर आकर के कूलिंग और कंसोलिडेशन हुआ, समझे, वो हुआ, सॉरी बाहर आकर के जो हुआ वो हुआ बाह्य आग्नेय चट्टान। और जो धरती के अंदर ही हो गया उसको कहा गया आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब क्या है, धरती के अंदर जो बनता है ना तो ढेर तरह का फॉर्म बनता है, उसको हम लोग जो लिखे तो पहला वाला लिखिए, पहले आंतरिक आग्नेय चट्टान, या पहले वही वाला लिखिए बाह्य आग्नेय चट्टान। लिखिए कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा on the surface of earth, cooling and consolidation of magma on the surface of the magma नहीं lava, cooling and consolidation of
लावा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ causes the formation of extrusive igneous rock। जब लावा का पृथ्वी की सतह के ऊपर आने के बाद, जब लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर आने के बाद ठंडा होकर जमता है तो बाह्य आग्नेय चट्टान बनता है। हो गया। देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द स्पीड ऑफ कूलिंग इज फास्ट, therefore the size of crystal in the extrusive igneous rock is small। देखिए, जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर के जमता है तो यह तेजी से ठंडा होता है। इस कारण इसमें तो यह तेजी से ठंडा होता है, इस कारण इसमें रवा का आकार छोटा छोटा होता है। अब लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए जी इसका एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, बसाल्ट। लिखे, क्या लिखे? हो गया। अब आंतरिक वाला लिखिए। देखिए, क्यूएन lava undergoes cooling and consolidation below the surface of the earth, the rock so formed is known as intrusive igneous rock। हो गया। जब लावा पृथ्वी की सतह के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो क्या होता है? तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। सब लोग लिखे, आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसका उदाहरण लिख लीजिए, ग्रेनाइट लिखिए। क्या चीज लिखिए? ग्रेनाइट। ठीक है। लिखिए कि इंट्रूसिव इग्नेस रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्लूटोनिक रॉक। देखिए, आंतरिक आग्नेय चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, बिकॉज इन ग्रीक मैथोलॉजी प्लूटो इज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। क्या बताया कि आंतरिक आग्नेय चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीक मिथक में प्लूटो को पाताल का देवता माना जाता है, क्योंकि अंदर में ना जमा हुआ। अब देखिए क्या होता है कि जो आपको तो ये बताया कि कौन कौन तरह का रॉक, मतलब ग्रेनाइट हुआ, ये आंतरिक आग्नेय चट्टान। प्लूटो इज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड इन ग्रीक मैथोलॉजी, देयरफॉर दे आल्सो नोन एज प्लूटोनिक रॉक। सुनिएगा जी जरा, अंदर में जो रॉक ग्रेनाइट है या जो भी है, अंदर में कुछ विशेष तरह का आकृति बनता है। तो उन इंट्रूसिव रॉक का डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, क्या हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिया गया है। बात समझ लीजिए, आंतरिक जो चट्टान अंदर में बना ना, आग्नेय चट्टान, तो उसका अलग अलग शेप का वो बनता है, तो उसका लिख लीजिए जी। देखिए, आंतरिक आग्नेय चट्टान के अलग अलग प्रकार क्या क्या जी?
लावा, क्रिस्टल, क्रिस्टल, चीनी देखे, चीनी उसी को कहते रवा, समझे? नहीं क्रिस्टल जी, क्रिस्टल, रवा, समझ में आया कुछ नहीं? क्या जो कण हुआ छोटा छोटा, उसमें ढेर सारा उसका मॉलिक्यूल और एटम होगा, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल, रवा। बचपन में हम लोगों को 9th क्लास में क्रिस्टलाइजेशन चैप्टर जब पढ़ाता था केमिस्ट्री में, तो हम लोग को कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाने के लिए कहता था, समझे? तो कॉपर सल्फेट हम लोग डाल के पानी में उसको गर्म करते थे, उसका एक खास टेम्परेचर पर उसको रोक देते थे, तो उसका ठंडा होता था, उसमें ऊपर में परत जम जाता था, उसको टेस्ट ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब नहीं मतलब नहीं था, खाली रॉड, ग्लास रॉड पतला पतला, उसे से फोड़ देते तो उससे निकल जाता था पानी, एक नंबर का चमकीला एकदम बनता था क्रिस्टल। चीनी जो है वो रवा है, समझ में आया? तो क्या क्या बोली थी? देखिए क्या क्या चीज है, देखिए लेकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है जी, लोपोलिथ, ये क्या चीज बता रहे हैं हम? ये बता रहे हैं कि इग्नियस रॉक डिफरेंट डिफरेंट शेप का जो अंदर में बनता है, उसको ये सब नाम दिया गया है, डाइक्स, सील, ये सब क्या चीज का नाम है? इग्नियस रॉक, जो आग्नेय चट्टान जो अंदर में बना, तो सबका का ये नाम दिया गया, लेकोलिथ, पेकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सील वगैरह, ठीक है? मिटा दे इसको, नहीं मिटाए। अब मिटाते, मिटा ना। देखिए जी क्या है ना कि अब कुछ और उदाहरण लिख लीजिए, क्या जी का? इग्नेस रॉक का लिख लीजिए, डोलराइट, गैब्रो, ये क्या चीज हुआ? ये सब हुआ इग्नेस रॉक, आग्नेय चट्टान का उदाहरण। और उदाहरण पहले तो दो बताए थे ना, बेसाल्ट और क्या चीज बताई थी? ग्रेनाइट। तो ये भी लिख लीजिए, डोलराइट और गैब्रो, डोलराइट, और गैब्रो। हो गया। अब दूसरा तरह चट्टान जो हम लोग पढ़ेंगे, अवसादी चट्टान, हिंदी में इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान, उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इग्नियस रॉक, समझे जी? सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक, क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक को हिंदी में हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे, जरा समझ लीजिए। को भी जो आप माउंटेन देख रहे हैं ना, पहाड़ पर्वत, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय में सब खत्म हो जाएगा, उसका डीके और डीइंटीग्रेशन हो जाएगा, वेदरिंग और इरोजन से। क्या चीज से? वेदरिंग मतलब होता है हिंदी में अपक्षय, और इरोजन मतलब होता है अपर्दन। सुनिएगा जी, शॉर्ट में थोड़ा हम आपको समझाते हैं कि वेदरिंग इरोजन क्या हुआ। जैसे अभी मान लीजिए पहाड़ है, उसमें अलग अलग तरह का मिनरल्स है, अलग अलग कलर का मिनरल्स है, अलग अलग कलर का लाइट
ये अलग अलग कलर जो है अलग अलग इंसुलेशन मतलब सूर्य के उष्मा को अलग अलग द्रव्यमान या मात्रा में अवशोषित करता है। जैसे अभी हम काला पहने हैं तो ये ज्यादा अवशोषित करेगा इंसुलेशन, उजला पहनेंगे तो नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ में आई? तो दिन में गर्म हो जाता है पूरा सब कुछ, रात में सब कुछ ठंडा हो जाता है क्योंकि अर्थ और सब कुछ हीट रिलीज करता है। तो ये जो अल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग है उस कारण से एक बार चट्टान फैला, एक बार सिकुड़ा, उसमें धीरे धीरे करके क्रैक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्रैक मान ली छोटा सा पतला सा क्रैक हुआ, और कई कारण से क्रैक हो सकता है। पौधा अपना जड़ घुसा दिया तो भी क्रैक हो जाएगा। कई कारण से हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्रैक जो हुआ उसमें पानी घुस गया, रात में बर्फ बन गया। आपको पता है कि बर्फ का वॉल्यूम मतलब आयतन पानी से ज्यादा होता है, तो क्रैक बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से कई प्रक्रियाओं से लाखों करोड़ों वर्षों में जो बड़ा बड़ा पहाड़ पर्वत है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अरावली का नाम सुना होगा आपने जी? नहीं, तो अरावली अभी जो हिमालय है उससे ज्यादा ऊंचा हुआ करता था, ऐसा वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट मानते हैं। अभी टूटा फूटा जहां तहां है, राजस्थान में जो है वो थोड़ा अभी भी ठीक ठाक है, अदरवाइज जितना है सब टूटा फूटा है, एकदम लगा छोटा मोटा पहाड़ ही है। बात समझे? तो करोड़ों वर्ष के बाद हिमालय भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब वो जो उतना बड़ा ऊंचा ऊंचा पहाड़ था, वो जो क्या हुआ ना कि धीरे धीरे इरोजन और वेदरिंग से छोटे छोटे पार्टिकल में बट गया, छोटे छोटे कणों में। अब वो छोटा छोटा कण परत दर परत जमा होगा कहीं, ठीक है, पानी उसको भाग ले जाएगा, उसको विंड उसको जो उड़ा के ले जाएगा, तो कहीं न कहीं वो परत दर परत जमा होगा। आपके घर में देखिए, तो 4 दिन डस्टिंग नहीं करते होगा तो डस्ट का मोटा परत जमा होता है। उसमें कई एलिमेंट और मिनरल्स है जो कंपैक्शन का काम करता है, मतलब उसको जोड़ देता है, वो हार्ड हो जाएगा तो चट्टान बन जाएगा। मेरी बात समझे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक है उसका जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब उसका डीके एंड इंटीग्रेशन होता है तो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है, और वह छोटा छोटा कण परत दर परत जब जमा होता है और उसके जमने से, ठीक है, जो चट्टान बना उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब सादी चट्टान, या हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। बात समझे? तो लिखिए, 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 डीके एंड इंटीग्रेशन ऑफ rocks leads to the formation of decay and integration of rocks leads to the formation of smaller particle। हो गया? ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि चट्टानों का जब क्षय होता है तो वह छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है। चट्टानों का जब क्षय होता है तो वह छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है। वह डिपोजिशन ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स लेयर अपॉन लेयर and their consolidation and compaction नहीं हुआ? Deposition of these small particles layer upon layer and their consolidation and compaction causes the formation of sedimentary rock। इन छोटे छोटे कणों का परत दर परत जमा होकर जमने से क्या जी बना?
अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अब देखिए, अवसादी चट्टान का निर्माण तो हो गया, अब उसका कुछ उदाहरण देखिए। कोयला, पहले उदाहरण लिख लीजिए, तब आपको और बताते हैं कुछ कुछ। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, शेल, डोलोमाइट, डोलोमाइट, ये सब क्या है? ये सब अवसादी चट्टान का उदाहरण हुआ। बात समझे? मिटा दे जी, चलो ध्यान दीजिएगा जरा, इसको मिटा देना, ठीक है। देख, कोयला जो बना, इसको कहते कार्बोनिफेरस पीरियड में बना, आज से 270 मिलियन वर्ष पहले, समझे। जो अर्थ पर जो टेक्टोनिक अपीभल हुआ, उथल पुथल हुआ, उस कारण से पेड़ पौधा चला गया नीचे, समझे। जरा इसको समझ लीजिएगा जी, एक लकड़ी का टुकड़ा है, अभी हम लोग काटे, आज को फेंक दी ओपन स्पेस में, तो देखिए थोड़ा दिन में ये 6 महीना साल भर में मिट्टी बन जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया इस पर एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। इसका क्या चीज होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका जब अपघटन होगा तो ये मिट्टी बन जाएगा थोड़ा दिन में। कोई बहुत स्ट्रांग लकड़ी होगा तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा सब मिट्टी। इसी को जब हम अर्थ के नीचे भेज देंगे खूब दूर, तो वहां तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, ना समझे। तो इस तरह से पूरा प्रेशर अंदर में हो गया जी, मेरी बात समझे। किसी कारण से पेड़ पौधा जंगल उंगल सब चला गया नीचे, और उसके ऊपर मिट्टी उट्टी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो खूब नीचे चला गया, उसमें प्रेशर भी ज्यादा हो गया, टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया, तो उसमें से सारा वो क्या चीज कन्वर्ट कर गया, वो कोयला में कन्वर्ट हो गया। हम लोगों के जो भी लिविंग है उसके शरीर में 65 से 70% पानी होता है, तो पानी सब खत्म हो गया धीरे धीरे करके, समझे। और जो भी इम्प्यूरिटीज था, जितना लंबा रहेगा वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर वो सब इम्प्यूरिटीज धीरे धीरे घटता गया, बचा क्या? तो कार्बन, बस समझे, तो कोयला बन गया। बात समझ गए? अब कोयला कई तरह का होता है, पीट, लिग्नाइट, समझे, उसका बिटुमिनस, उसका एंथ्रासाइट। इसमें सब में कार्बन कंटेंट अलग अलग होता है। जैसे ये पीट है, इसमें 50 से 60% हो सकता है, इसमें 60 से 70%, इसमें 70 से 80% कार्बन, और इसमें 80 से 90% कार्बन, और जो रेस्ट है वो इम्प्यूरिटीज हुआ। बात समझ में आई? वो जो हम लिखे 50 से 60% कार्बन, तो शेष क्या हुआ? अशुद्धि। इसको हम लोग जलाएंगे तो अशुद्धि इसमें ज्यादा है, तो धुआं ज्यादा बनेगा। इसमें उससे कम अशुद्धि, तो उससे थोड़ा कम धुआं होगा, सबसे कम धुआं इसमें होगा।
तो ये सब क्या बताया आपको, ये सब है सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है सब। ठीक है, अब सादी चट्टान। अब लिखिए मेटामॉर्फस रॉक, हिंदी में लिखिए कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। लिखिए एनी टाइप ऑफ रॉक व्हेन अंडरगोज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए किसी भी प्रकार के चट्टान का जब उच्च दबाव एवं तापक्रम पर भौतिक परिवर्तन होता है, अंडरगोज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, मेटामॉर्फस रॉक इज फॉर्म्ड। किसी भी प्रकार के चट्टान का उच्च दबाव एवं तापक्रम पर जब भौतिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इसका मतलब है कोई भी चट्टान, अभी जो आप पढ़ाए जैसे आपको आग्नेय चट्टान या पढ़ाए आपको अवसादी चट्टान, तो इन सभी चट्टान को जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर इसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फस बात समझे जी। तो अब जैसे अभी हम बता रहे थे पीट, लिग्नाइट, नहीं जी, और बिटुमिनस, समझे, और एंथ्रासाइट, ये थोड़ा दिन और रहता धरती के नीचे तो ये बन जाता लिग्नाइट। तो इसका ये हो गया मेटामॉर्फस फॉर्म। ये थोड़ा दिन और धरती के नीचे रहता है, ये तो ये बिटुमिनस बन जाता है, ये और रहता है तो एंथ्रासाइट बन जाता है। बात समझे, थोड़ा दिन का मतलब यहाँ पर 1-2 दिन 5 दिन नहीं होता है, करोड़ों, ज्योग्राफी में कोई भी चीज करोड़ वर्ष में होता है, लाख वर्ष का भी वैल्यू नहीं है ज्योग्राफी में। बात समझे, तो आप इसको समझ गए जी। उसी तरह से आपको बताए कि लाइमस्टोन है जी, क्या चीज है, सेडिमेंट्री रॉक है, चूना पत्थर। लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। इसका जब ये कायांतरित हो जाएगा तो ये बन जाएगा मार्बल, संगमरमर। ये क्या बन जाएगा, संगमरमर। लाइमस्टोन बन जाएगा मार्बल। बात समझे। सैंडस्टोन अभी बताया जी, सैंडस्टोन हो गया बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्वार्ट्ज, ये बनेगा क्वार्ट्ज। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, हाँ, क्वार्ट्ज। अब शेल बताए थे आपको जी, ये बन जाएगा स्लेट या शिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान या मेटामॉर्फस ही चट्टान जब उच्च दबाव और तापक्रम पर उस, समझे। जैसे देखिए जी, डायमंड भी तो चट्टान मतलब कोयला ही है ना, वो कहीं ऐसी जगह फंस गया जहां पर बहुत प्रेशर था, बहुत टेम्परेचर था, तो हो गया हीरा। बस समझे। अब ग्रेनाइट क्या बन जाएगा, ग्रेनाइट क्या चीज है, आग्नेय चट्टान है तो ये बन जाएगा नीस। बात समझे। तो इस तरह से आपको बताया कि पहले से जो चट्टान है वही सब कुछ न कुछ उसी में रूपांतरण होगा तो बन जाएगा नया चट्टान। बात समझ गए। तो चट्टान से रिलेटेड जितनी जानकारी आपके लिए आवश्यक है हम आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, आज इतना ही, चलिए जाए।